हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाथों में बैग लिए, सर पर बड़ा सा बोना लगाए हुए सुमित्रा रेवती के घर की डोरबेल बजाती है। तभी रेवती जल्दी से दरवाजा खोलकर बोलती है, अरे दीदी, आप अचानक आ गई, बताया भी नहीं। हाय जीजी, थारी भली होवे। मने अपने घर आने के लिए भी थारे ताई पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप अंदर आओ ना। रेवती सुमित्रा को घर के अंदर लेकर आती है और अपनी बहू मिष्टी को आवाज देती है, मिष्टी बहू जल्दी आ, देख तेरी राजस्थान वाली चाची आई है। खम्बा खैनी चाची सा, घड़ी खम्बा बींदनी। चाची जी आप कैसी हैं? मैं तो चोखी हूँ, तू बता। मैं भी खूब चोखी हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर मिष्टी रसोई में चली जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। तभी मिष्टी का पति अलेख वहाँ आता है और कहता है, अरे चाची जी कैसी हैं आप? माँ ने बताया ही नहीं कि आप आने वाली हैं। बताती तो तब ना जब इसे खुद को पता होता। अरे राजस्थान में अकेले हमारा मन न लग रहा था, थारे चाचा साहब ही चले गए थे तो बस मैं आ गई। कोई नहीं चाची जी, ये भी तो आपका ही घर है। अलेख इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिष्टी चाय नाश्ता लिए आती है और सभी मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जब से सुमित्रा रेवती के घर आई थी, वो हर चीज पर अपना हक जताया करती थी। ऐसे ही एक दिन मिष्टी अलेख के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। वो एक बहुत ही सुंदर सा शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है। तभी उसे देखकर सुमित्रा कहती है, थारी भली होवे बींदनी, ये काई पहनो तूने? चाची जी इसे शॉर्ट ड्रेस कहते हैं। ये मैंने ये ज़ारा से लिया था। आज मैं और आलेख पार्टी में जा रहे हैं ना, तो मैंने पहन लिया। अरे दिमाग फिर गया है क्या बींदनी? रेवती जीजी थारी बहू है, अंदर लेके जाओ। देखो कैसे टांगे दिखाती घूम रही है। अरे क्या कहेंगे लोग? ओहो दीदी, ये तो आजकल का फैशन है, सब पहनते हैं शहरों में। पल ही नहीं, पूरा पेड़ ही खराब से। अरे जब सास ही ऐसी है तो बिंदनी तो ऐसी ही होएगी ना। मारी गेल, अंदर चल, मैं थाने तैयार करती हूँ अच्छे से। इतना कहकर सुमित्रा मिष्टी को हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले जाती है, जहाँ सुमित्रा मिष्टी को एक भारी सा राजस्थानी लहंगा देती है। साथ ही वो उसके हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ पहना देती है और मांग में बोरना सजा देती है और उसे रेडी करके सबके सामने लेकर आती है और कहती है, ईब लागे से ना बींदनी, तू एकदम चोखी। ईब थने जहाँ भी जाना है वहाँ चली जा। हाँ, ये जागरण में घूमने वाली झांकी बनकर जाऊँ मैं सबके सामने? कभी नहीं। मेरी इतनी अच्छी ड्रेस उतरवाकर मुझे जगमगाते दिवाली बना दिया। क्यों, काय बात होगी बींदनी? कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में, ठीक है? इतना कहकर मिष्टी बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी अलेख कहता है, मैं देखता हूँ क्या हुआ मिष्टी को। माँ आप बैठो चाची जी के साथ। अलेख जल्दी से कमरे में मिष्टी के पीछे जाता है और कहता है, मिष्टी क्या हुआ? देख नहीं रहा क्या हुआ? यार ये कोई बात नहीं होती। माना कि चाची जी राजस्थान से आई हैं, वहाँ का पहनावा हमारे पहनावे से अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर को राजस्थान बना देंगी। अरे तुम गुस्सा मत हो, चाची जी तो मेहमान है इस घर में, कुछ दिन में चली जाएंगी, फिर तुम अपनी मर्जी से रहना, ठीक है? मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे ना, शैतान बनकर सर पर क्यों घूम रही है? सारा का सारा मूड ऑफ कर दिया। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सुमित्रा पूरे घर को अपनी छोटी उंगली पर नचाती है। एक दोपहर जब सभी लोग बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी लंच में दाल चावल देखकर सुमित्रा कहती है, हे महारा राम जी, क्या बात है रेवती जीजी, थाने पता नहीं है मने ये दाल सब्जी को ना भावे, माने खातर कुछ और बना के लियाओ। दीदी आप जो खाना चाहती हो बता दो, मैं वही बना दूंगी। जाओ फिर, मारी खातिर दाल बाटी चूरमा बना के लियाओ, उसमें ढेर सारा देसी घी डाल के। जी दीदी मैं बना कर ले आती हूँ। माँ जी आप रुको, मैं बना कर लेकर आती हूँ दाल बाटी चूरमा। मिष्टी खाना छोड़कर रसोई में जाती है और अपनी चाची सास के लिए दाल बाटी चूरमा बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा लाकर सुमित्रा को देती है। सुमित्रा जैसे ही एक निवाला खाती है,
तभी वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है। अरे बींदनी, ये थाने का बनायो है? अरे इसमें जरा सा भी देसी घी नहीं है। ये दाल भाटी चूरमा कितना सूखो सूखो है। चाची जी, इसमें पहले ही इतना घी डला हुआ है। ज्यादा घी खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थारी भली होवे, ये 2 पल की छोरी हमारे सामने जवाब दे रही है। जानती भी है हमारे राजस्थान में कितनी लबालब घी से भरी दाल बाटी चूरमा खाते हैं, या सूखा सूखा दाल बाटी चूरमा तो गले के कुत्ते भी ना खाते। ठीक है, जैसा आप कहो। इतना कहकर मिष्टी रसोई में जाती है और घी का डब्बा उठा कर ले आती है और सुमित्रा को देती है, जिसके बाद सुमित्रा ढेर सारा घी डालती है और मिलाकर खाने लगती है, जिसके बाद वो कहती है, हाय, अब आया ना मजा असली दाल बाटी चूरमा खाने को। हे भगवान, जल्दी इस बला को मेरे घर से वापस राजस्थान भेज दो, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। सुमित्रा मजे से सारा दाल बाटी चूरमा अकेली खा जाती है। ऐसे ही आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं, तभी सुमित्रा जोर से चिल्लाती है, हाय रे मर गई, हाय मर गई मैं। रेवती जीजी, मिष्टी, आलेख। सुमित्रा की आवाज सुनकर जल्दी से सब उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि सुमित्रा अपना पेट पकड़े बुरी तरह से जमीन पर लोटपोट हो रही है। साथ ही पूरे कमरे में गंदी सी बदबू आ रही है। तभी अपने मुंह को ढकते हुए मिष्टी कहती है, चाची जी, ये क्या कर रही है? और ये इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? और ऐसे जमीन पर नागिन डांस क्यों कर रही हैं आप? अरे डांस नहीं कर रही बींदनी, मेरे पेट में गैस बन गई। कितनी बार फ्रेश भी होगी, बड़े बड़े बम भी निकल रहे हैं पेट से बदबूदार, पर ये दर्द कम नहीं हो रहा है। दीदी, बहू ने तो पहले ही मना किया था कि ज्यादा घी मत खाओ, पर आप हो कि मानती ही नहीं हो। अब देखो क्या हो गया। माँ, मिष्टी चलो, जल्दी से चाची जी को हॉस्पिटल ले चलें। अलेख की बात सुनकर जैसे ही रेवती और मिष्टी सुमित्रा को जमीन से उठाने लगते हैं, तभी सुमित्रा जोरदार बदबू भरा राजस्थानी बम विस्फोट करती है, जिसकी बदबू से मिष्टी और रेवती का सर घूम जाता है और मिष्टी बोलती है, चाची जी, कम से कम अब तो अपना परमाणु हमला रोक दो, नहीं तो आपको हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम स्वर्ग सिधार जाएंगे। हाय, मैं कौन सा खुद से कर रही हूँ, अपने आप ही हो रहा है। हाय, ये दर्द, मैं मर जाऊंगी, मुझे ये दिल्ली का घी हजम नहीं हो रहा। माँ जी जल्दी करो, वरना इस परमाणु हमले में हम मारे जाएंगे और राजस्थान की ये बमबारी बंद नहीं होगी। इनको जैसे तैसे करके कार तक ले चलो। मिष्टी और रेवती कैसे न कैसे संभालते हुए सुमित्रा को कार तक ले जाते हैं, जिसके बाद अलेख जल्दी से ड्राइव करके सुमित्रा को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कुछ देर बाद उसे बेहतर महसूस होता है। साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, मने माफ कर दो रेवती जीजी और मिष्टी बिंदनी, मैंने कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया थारा। मैं भूल गई थी कि तुम सब भी मेरा ही परिवार हो। मैं तुम सब पर बस हुक्मराजी करने में लगी हुई थी। मैंने वापस राजस्थान भेज दियो, मैंने न रहना दिल्ली में। माफी मत मांगो दीदी, जो हुआ सो हुआ, आप बस ठीक हो जाओ। हाँ जी चाची जी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं आपको ढेर सारा देसी घी डालकर राजस्थानी स्टाइल में दाल बाटी चूरमा खिलाऊंगी। ना ना बिंदनी, मने ना खाना दाल बाटी चूरमा, मने तुम्हारे राजस्थान भेज दियो कल की कल। सुमित्रा की बात सुनकर रेवती और मिष्टी मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और अगले दिन शाम को सुमित्रा वापस राजस्थान चली जाती है, जिसके बाद सभी वापस से अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगते हैं। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मुझे घर से निकाल दिया मेरी सास ने। अरे इतनी सी बात पर कौन घर से निकालता है? अरे जरा सा नमक ही तो तेज हुआ था, उसमें मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मालिनी ये सब बोल बोल कर गली में तमाशा कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास सुलेखा आती है और बोलती है, अब तेरा तमाशा खत्म हो गया हो तो घर चल, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी फिर कभी कर लेना, समझ गई? माफ करना, मेरी बहू आज थोड़ा सा जज्बाती हो गई थी। इतना बोलकर वो मालिनी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आती है और बोलती है, अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? बाहर के लोगों के सामने ऐसे तमाशा करते हुए।
अरे घर की बहू है तू, यहाँ तमाशा करना तुझे शोभा नहीं देता है। अब आपको मेरी बातें तमाशा लग रही हैं? अरे तो मजबूर क्यों करती है मुझे ये सब करने के लिए? अगर आज के बाद आपने मुझे कुछ भी कहा ना तो इससे भी बड़ा तमाशा करूंगी। इतना कहकर मालिनी पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर मैगजीन पढ़ने लगती है। मालिनी एक बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज लड़की थी जो जरा सी बात का तमाशा बनाने में जरा देर नहीं लगाती थी। अनूप से शादी करके वो जब से सुलेखा के घर की बहू बनी थी उसने सबकी नाक में दम कर रखा था। ऐसे ही एक बार वो अनूप के साथ शॉपिंग मॉल में साड़ी लेने जाती है जहां उसे एक बहुत प्यारी बनारसी साड़ी पसंद आती है और वो अनूप से बोलती है, अनूप जी मुझे ये बनारसी साड़ी बहुत पसंद है, ले दीजिए ना। देखो मालिनी, तुम पहले ही 10 साड़ियाँ ले चुकी हो, अब मेरे पास पैसे नहीं है। देखो मैं शराफत से कह रही हूँ साड़ी दिला दो, नहीं तो क्या करोगी? हाँ तो फिर देखो। हाय देखो सब देखो, ये मेरा पति है। अरे पत्नी जरा सी डिमांड क्या कर ले बस फिर पति को तो दिल का दौरा पड़ जाता है। अरे एक साड़ी क्या मांग ली, साड़ी दिलाना तो दूर की बात है, इस आदमी ने तो मुझे 10 बहाने सुना दिए। अरे हम औरतें सारा सारा दिन घर का काम करती है, सब कुछ करती है, उफ तक नहीं करती, लेकिन एक जरा सी डिमांड कर लेना तो बस फिर हमारे पति तो हमें सुनाने में कसर ही नहीं छोड़ते कोई। मालिनी की बातें सुनकर सभी लोग अनूप को घूरने लगते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये सब देखकर अनूप को अच्छा नहीं लगता और वो मालिनी को साड़ी दिला देता है, जिसके बाद वो अपना तमाशा बंद कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन सुलेखा अपनी बहू को आवाज देती है, अरे बहू कहाँ है तू, यहाँ तो आ। जी माँ जी कहिए क्या बात है? अरे कल तेरी मौसी सास कम्मो आ रही है और कुछ दिन वो यहीं रहेंगी। तो मैं क्या करूँ माँ जी? उनके सामने अपनी ये तमाशेबाज जुबान जरा कम खोलियो। कह नहीं सकती, ना कोई वादा करती हूँ माँ जी। ठीक है मैं सही से रहूंगी बिल्कुल, लेकिन हाँ अगर मौसी जी ने कुछ कहा ना तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अरे कभी किसी की एक दो बातों को सुन भी लिया कर, हर जगह तो तू हमारी बेइज्जती करवा चुकी है, कम से कम जीजी के सामने हमारी इज्जत रख लेना। ठीक है माँ जी, अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम करनी है। इतना कहकर मालिनी वहाँ से चली जाती है और तभी सुलेखा मन ही मन में बोलती है, हे प्रभु संभाल लेना, बस जीजी को किसी तरह की शिकायत का कोई मौका न मिले, नहीं तो मालिनी को उनके गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर सुलेखा अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही अगले दिन अनूप के साथ सुलेखा की बड़ी बहन कम्मो घर आती है। सुलेखा अपनी बहन को देखकर जल्दी से उसके गले लग जाती है और मालिनी पैर को छूकर कम्मो का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सुलेखा बोलती है, और जीजी सफर कैसा रहा, किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? क्या माँ जी आप भी कमाल करती हो। अरे मौसी जी कौन सा चलकर आई है जो उन्हें तकलीफ होगी? अरे ट्रेन के एसी वाले डब्बे में बैठकर आराम से आई है और वहाँ से इन्हें अनूप जी ले आए, तो तकलीफ कहाँ से होगी? तू अपना मुंह बंद कर। अरे जीजी मेरी बहू को जरा मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानना। चल कोई बात नहीं, वैसे ये बेहतर होगा कि तू अपनी बहू को अपने आप समझा दे, वरना मेरा गुस्सा तो तू जानती है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैं कहूँ और ये रोए। जी क्या मतलब है आपका मासी जी? अरे कोई मतलब नहीं है, जा जाकर नाश्ता बना सबके लिए। सुलेखा की बात सुनकर मालिनी चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद गरम गरम चाय और पकोड़े बनाकर कम्मो और सुलेखा को देती है। जैसे ही कम्मो एक पकोड़ा उठाकर मुंह में डालती है, उसका बुरा सा मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो चाय का एक घूंट भरती है और उसका फिर से बुरा सा मुंह बन जाता है। कम्मो के चेहरे के हाव भाव को देखकर वो समझ जाती है कि जरूर जीजी को कोई ना कोई कमी लगी है। वो कोई काम बताकर मालिनी को वहाँ से भेज देती है और कम्मो से बोलती है, जीजी क्या हुआ, चाय पकौड़े पसंद नहीं आए क्या आपको? अरे पसंद आने लायक इसमें है ही क्या? कोई स्वाद ही नहीं है इसमें, ना नमक का पता है ना मिर्च का, और ये चाय ऐसा लग रहा है जैसे पानी में पत्ती डालकर ले आई। अरे दूध नहीं आता क्या तुम्हारे घर में? अरे जीजी दोबारा बना देती हूँ आपके लिए सब। अरे तू क्यों दोबारा बनाएगी? तेरी बहू से गलती हुई है तो वही सुधारेगी ना,
बुलाओ उसे जरा, मैं बताती हूँ अच्छे से कि चाय कैसे बनाते हैं। अरे जीजी, उसको जरूरी काम से भेजा है मैंने, आप चिंता मत करो, वो आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। बढ़िया, तू समझा देगी तो ज्यादा अच्छा है, वरना मेरा तरीका तो तू जानती ही है। कम्मो की बात सुनकर सुलेखा जल्दी से रसोई में जाती है और दोबारा से चाय नाश्ता बनाती है। तभी वहाँ मालिनी आती है और उसे ये सब करता हुआ देख मालिनी बोलती है, माँ जी क्या हुआ, आप ये सब दोबारा क्यों बना रही हैं? अरे वो जीजी को तेरे हाथ के पकौड़े इतने अच्छे लग गए कि और मांग रही थी, इसलिए मैं बनाने लग गई। अच्छा, सच में यही बात है या कुछ और? अरे हाँ हाँ यही बात है, चल मैं जाती हूँ। इतना कहकर सुलेखा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सुलेखा घर में शांति बनाए रखने के लिए कम्मो के सारे नखरे उठाती और मालिनी को घर के कामों में इतना ज्यादा बिजी रखती कि वो आपस में उससे ज्यादा बात न कर पाए। ऐसे ही एक दिन सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी कम्मो चम्मच में जैसे ही चावल लेकर खाती है तो उसके मुंह में कंकर आ जाता है और वो गुस्से से बोलती है, खाना किसने बनाया है? क्या हुआ जीजी? मैंने कहा खाना किसने बनाया है? मासी जी मैंने बनाया है, बताइए क्या हुआ? अरे नालायक, तुझे खाना बनाना नहीं आता? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? ये क्या उबला हुआ खाना लेकर आ गई है, और इसमें ये जो कंकड़ पत्थर है कौन चुगेगा? जी देखिए, आप भी मेरी माँ की उम्र की हैं, तो मेरी माँ को कुछ भी कहने से पहले जरा एक बार सोच लेना। अरे सोचना क्या है, तुझे कुछ ढंग का खाना बनाना आता भी है? उस दिन आई थी तो ढंग की चाय तक नहीं पिलाई, पता नहीं सुलेखा कहाँ से अपनी गंवार सी बहू ले आई। बस बहुत हो गया आपका, पहले मेरी माँ और फिर मेरी सासू माँ के बारे में बोले ही जा रही है। अरे ये कंकर मैंने जानबूझकर आपकी थाली में डाला था ताकि आपसे बात कर सकूं। वो क्या है ना कि जिस दिन से आप आई है सासू माँ ही आपकी आवभगत में लगी है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने का। अरे बहू शांत हो जा, जीजी वो। अरे क्यों चुप हो जाऊं? अरे किसी का लेकर थोड़ी खाया है। माँ जी आपको नहीं पता कि जब आप घर पर नहीं होती हैं तो ये आपके पीछे से सारे घर में क्या करती हैं। अरे दुनिया भर की कीमती चीजों पर हाथ साफ किया है इन्होंने। यकीन ना आए ना तो इनका बैग खोल के देख लो। ए बहू, तमाशा बनाना बंद कर। तमाशा हुआ नहीं है, तमाशा तो अब होगा। तभी मालिनी कम्मो का बैग उठाकर लाती है और उसे खोलकर सबको दिखाती है। कम्मो के बैग में से सुलेखा के कीमती गहने और काफी सारा कैश मिलता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। और तभी मालिनी बोलती है, लो सासू माँ, अपनी कम्मो जीजी की असलियत से सामना कर लो। अरे मैं तो बस बातें बोलकर तमाशा बनाती हूँ, लेकिन इनके जैसे लोग तो ऐसे काम करके रिश्तों का ही तमाशा बना देते हैं। अरे मेरी सासू माँ को आप अपना ये झूठा गुस्सा दिखाकर पागल बना सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस कर बहू, आज मैं समझ गई हूँ कि भले ही तू ज्यादा बोलती है पर सबके भले के लिए बोलती है। हाँ माँ सही कहा। और मासी जी आपको कुछ कहना है या स्टेशन छोड़ाऊं मैं आपको? कम्मो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से चली जाती है। कामिनी अपनी बहू डॉली से बहुत परेशान थी, क्योंकि डॉली साफ सफाई की बिल्कुल आदी नहीं थी। उसने घर के अंदर और बाहर कभी भी साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया था। ऐसे ही एक दिन जब डॉली घर के बाहर आंगन में नल खुला छोड़कर घर के अंदर बैठकर टीवी देखने में व्यस्त थी, तो बाहर से आ रही कामिनी जब पूरे आंगन में पानी फैला हुआ देखती है तो चिल्लाते हुए अपनी बहू से बोलती है, डोली और डोली कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, क्यों गले का स्पीकर बना रही हो? अरे देख, पूरे आंगन में पानी पानी हो गया, ये नल बंद क्यों नहीं किया? सॉरी माँ जी, वो मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में। तेरी जल्दी जल्दी के चक्कर में घर के आगे पानी भर गया, अब इसी पानी में मच्छर पनपेंगे। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, अंदर जाइए सूख जाएगा। अरे पानी ही तो है, कौन सा खून है जो आप इतना बवाल मचा रही हो? तेरा बस चले तो तू हमारा खून बहा दे। कामिनी घर के अंदर आती है तो देखती है कि घर का कोई काम नहीं हुआ है, कपड़े भी इधर उधर फैले हैं। ये देखकर वो एक बार फिर से अपनी बहू को बोलती है, बहू तुझे इस घर का ख्याल है भी या नहीं? अरे कपड़े ऐसे फैले हुए हैं, घर में कोई साफ सफाई भी नहीं की, मेरे घर को बीमारियों का घर बनाना है क्या? माँ जी मैं कर तो रही हूँ सफाई, और ऐसे बीमारियाँ नहीं लगती, बाहर जाने से घूमने फिरने से लगती है।
सर्दियों का मौसम है, एक तो बाहर पानी नहीं सूखा, ऐसे में घर में भी गंदगी होगी तो कीड़े मकोड़े और मच्छर नहीं होंगे तो क्या होगा। इन्हीं के कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होने का खतरा होता है। अरे माँ जी, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, तेरे रूप में एक बीमारी है तो इस घर में। अब हट, मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ेगी। कामिनी पूरे घर की सफाई करती है, जिसके बाद वो देखती है कि उसकी बहू बैठे बैठे अपने नाखून खाने में लगी है। ये देखकर वो उससे बोलती है, बहू ये क्या हरकत है? अरे अपने ही नाखून खा रही है, इतने गंदे कीटाणु होते हैं इसमें, तेरे सारे पेट में जाएंगे ये। छी, तुझे घिन नहीं आती ये करते हुए? माँ जी, आपको क्या दिक्कत है? छोटी छोटी बात पर मुझे सुनाती रहती है। तेरे भले के लिए ही सुनाती हूँ, ताकि तू साफ सफाई रखे। अरे ये देख, अगर हम खुद में गंदगी रखेंगे तो खुद बीमार पड़ेंगे, और घर में रखने से हमारे आसपास के लोग भी बीमार पड़ेंगे। भले ही तुझे ये बात अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में जरूर आएगी। कामिनी की बातें डॉली के आसपास डोल कर निकल जाती है। ऐसे ही गुजरते समय के साथ डॉली की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वो अब भी अपने आसपास गंदगी ही रखती, और इसी लापरवाही के चलते घर के बाहर पानी जमा रहता, जिसके कारण उनके घर में बहुत मच्छर हो गए थे। और एक दिन जब डॉली को एक मच्छर ने काटा तो उसने बोला, अरे हाय, घर में कितने मच्छर हो गए हैं। माँ जी, हमें मच्छर मारने वाली स्प्रे लानी पड़ेगी। अगर घर में साफ सफाई रखती तो मच्छर पनपते ही नहीं। अरे आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे ताने मारने का। रहने दो, मैं खुद ले आऊंगी। डॉली बाजार से मच्छर मारने का स्प्रे ले तो आई थी, लेकिन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती थी, जिस वजह से रोज ही घर में मच्छरों का डेरा लगा रहता था, जिसके कारण उसका स्प्रे भी एक ही हफ्ते में खत्म हो जाता है। इसी बीच उसको हल्का हल्का बुखार आने लगता है, साथ ही उसके दोनों घुटनों के जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। ये देखकर कामिनी डॉली से बोलती है, बहू अभी से जोड़ों घुटनों में दर्द होना सही नहीं है, मेरी मान तो एक बार डॉक्टर को दिखा ले। माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी बुखार होना, दर्द होना, ये तो आम ही बात है। कल परसों तक मैं ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिनों में डॉली की हालत और खराब होने लगती है। उसको अब तेज बुखार के साथ साथ सर दर्द और शरीर पर लाल दाने भी निकलने लगते हैं। उसकी ये हालत देखकर कामिनी अपने बेटे करण को कॉल करती है, जिसके बाद करण ऑफिस से घर आता है और दोनों माँ बेटे डॉली को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका टेस्ट करके बताते हैं कि उसे डेंगू हो गया है। ये सुनकर कामिनी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी डॉली से बोलती है, बहू कहती थी ना तुझे, साफ सफाई ना रखने से बीमारी हो जाएगी। देख हो गई ना बीमारी। डेंगू पता है कितनी खतरनाक बीमारी है। ऐसे मत बोलिए माँ जी, मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई हूँ। डॉली का इलाज चलता है। कुछ टाइम बाद वो ठीक होकर घर आ जाती है, लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन डॉली के साथ इसका उल्टा था। वो खुद इतनी भयंकर बीमारी से ठीक हुई थी, लेकिन फिर भी वो साफ सफाई में लापरवाही करती थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन बाद करण ऑफिस से घर आया तो कामिनी उसको पानी देते हुए बोली, बेटा ठीक तो है तू? तेरी हालत ठीक नहीं लग रही, आंखें देख कैसे सूख सी गई हैं। इधर दिखा मुझे, बुखार तो नहीं है? कामिनी करण के माथे पर हाथ रखकर देखती है तो उसको तेज बुखार होता है। ये देखकर वो उससे बोलती है, बेटा तुझे तो बहुत तेज बुखार है, चल डॉक्टर के पास। नहीं माँ, मेरी हालत नहीं है कहीं जाने की, घर आ गया वही बहुत है। अच्छा रुक, मैं डॉक्टर को घर ही बुलाती हूँ। कामिनी करण को कमरे में लेटाकर डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ देर में डॉक्टर घर आते हैं तो घर की हालत देखकर मुंह सड़ाते हुए बोलते हैं, ये आपके घर में इतनी गंदगी क्यों है? थोड़ा साफ सफाई रखिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर डॉली शर्म से सर को झुका लेती है और कामिनी भी उसको घूर कर देखती है, जिसके बाद डॉक्टर करण को चेक करते हैं और कामिनी से बोलते हैं, कामिनी जी, ये बताइए घर में किसी को डेंगू हुआ था क्या? जी मेरी बहू को, वो भी एक हफ्ता पहले ही। अच्छा, आपके बेटे को भी डेंगू की शिकायत है। इनकी प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो रही हैं। ऊपर से आपके परिवार में पहले डेंगू हो रखा है किसी को, तब भी इतनी लापरवाही, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ। ये एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन लगता है
आप लोगों ने इसको बहुत ही साधारण समझा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी इस डेंगू वाली बहू का किया धरा है। इस औरत को मैंने 1000 बार बोला कि घर में साफ सफाई रख, लेकिन नहीं, इसने तो मेरी सुनी नहीं। खुद बीमार हुई फिर भी इसको अक्ल नहीं आई। देखिए, आपकी बहू तो ठीक हो गई, लेकिन आपके बेटे को देखकर लग रहा है इनको गंभीर डेंगू बुखार हुआ है। जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा। मैं अपने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेजता हूँ, आप इनको हॉस्पिटल ले आइए। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद कामिनी डॉली से बोलती है, आज तेरी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत है। अगर इसको कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे शर्म कर, मैं तुझे बोल बोल कर थक गई, लेकिन तूने अपनी ये गंदगी में रहने की आदत नहीं सुधारी। अब तेरे सुहाग की जान पर बात आ गई है, थोड़ी तो शर्म कर। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है और मैं सब समझ भी गई हूँ। अब से मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी, पर प्लीज मेरे करण जी को बचा लो। अब माफी मांगने से क्या होगा? मेरे बेटे की जान पर तो बनाई, अब तुझे गलती समझ आ रही है। कह देती हूँ, मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर में एम्बुलेंस आती है, जिसके बाद करण को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि उसको डेंगू का गंभीर बुखार है, जिसके कारण उसकी प्लेट्स भी तेजी से गिर रही है। लेकिन समय रहते डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और करण की हालत में सुधार आने लगता है और लगभग 1 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक होकर घर आता है, जिसपे वो और कामिनी घर की हालत देखकर चौंक जाते हैं। घर एकदम साफ सुथरा होता है। ये देखकर कामिनी बोलती है, शुक्र है बहू, देर से ही सही, पर तेरे अंदर अक्ल तो आई। हाँ माँ जी, गलती मेरी है। मैं इतनी गंभीर बीमारी से गुजरी, लेकिन फिर भी मैंने सबक नहीं लिया और मेरी गलती की वजह से मेरे पति को भी सजा मिली। वो तो भगवान का शुक्र है जो इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे कारण आप दोनों को बहुत सहना पड़ा है। इसीलिए मैं अब घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी, ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का एक भी मच्छर हमारे घर में पनप ना पाए। हाँ बहू, और साथ ही अपने आसपास वालों को भी ये समझाना चाहिए कि कहीं भी पानी न जमा होने दे और अपने आसपास सफाई रखे, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ बीमारियाँ जन्म नहीं लेती। जी माँ जी। डॉली ने अपनी गलतियों से सीख लेकर अपनी गंदगी में रहने वाली आदत को सुधार लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।